नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज की आज हम 111वीं क्लास यहां पर कवर करने जा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलते हैं जो आपसे अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे वो सेंटर के एग्जाम्स हो चाहे अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम्स हो, वहां पर जो आपसे जीके के क्वेश्चन पूछे गए होते हैं उनको हम यहां पर पूरी डिटेल के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हैं, जिससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर हो जाएं और फैक्ट के माध्यम से आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाए और एमसीक्यू के रूप में आपकी प्रैक्टिस भी यहां पर हो जाए। अगर आपने इस सीरीज की प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं? यह क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। कौन से वन हैं जो चक्रवातों को रोकने का काम करते हैं, उनके लिए अवरोधक के रूप में काम करते हैं? सही आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जो मैंग्रोव वन होते हैं ये चक्रवातों के लिए एज ए स्पीड ब्रेकर के रूप में यहां पर काम करते हैं, ठीक है, उनको रोकने की कोशिश करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहां है? तो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन आपके पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन डेल्टा के नाम से जिसे जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। ज्यादातर हिस्सा इसका बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है और दुनिया में मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र भी है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में बड़े स्तर पर मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं, तो आप आंसर करेंगे सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा में सदस्यों के द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? देखिए, लोकसभा में जो विधेयक होते हैं, जो बिल होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके निजी विधेयक और एक होते हैं आपके सरकारी विधेयक, ठीक है। निजी विधेयक उनके द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री नहीं है, जो गैर मंत्री हैं, ठीक है। चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, अगर वो मंत्री नहीं है उसके द्वारा जो विधेयक लाया जाएगा उसे प्राइवेट बिल यानी निजी बिल कहा जाता है, ठीक है। और जो बिल किसी मंत्री के द्वारा लाया जाता है उस बिल को सरकारी बिल या सार्वजनिक बिल कहा जाता है। निजी बिल को लाने से 1 महीना पहले आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है, और अगर कोई सरकारी बिल आ रहा है, कोई मंत्री बिल लेकर आ रहा है, तो सरकारी बिल की यह अवधि आपकी कम से कम 7 दिनों की है। दोनों आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो निजी बिल लाने से पहले कितने समय पहले आपको बताना होगा? 1 महीना पहले, और सरकारी बिल के लिए 7 दिन पहले आपको बताना होगा, ठीक है। एक और डिफरेंस है दोनों बिलों में। जो निजी बिल होता है इसे केवल शुक्रवार को ही पेश किया जाता है लोकसभा में, जबकि सरकारी बिल किसी भी दिन पेश किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोयंबटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत बार आया है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? उत्तर का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? देखिए, भारत का मैनचेस्टर यह कहा जाता है अहमदाबाद को। इस चीज को पहले आप याद करेंगे, उपनाम पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर वो कहा जाता है कानपुर को, और साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयंबटूर को। कोयंबटूर आपके तमिलनाडु में स्थित है और इसे कपास उद्योग के कारण भारत का, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो इस चीज को आपने ध्यान रखेंगे, जो मैनचेस्टर है आपका वो कपास उद्योग के लिए फेमस है, इसीलिए भारत में जो कपास उद्योग के फेमस स्थल हैं उन्हें भारत के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। जैसे अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, कानपुर को उत्तर भारत का और कोयंबटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। क्वेश्चन अगर आ जाए विश्व स्तर पर पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो पूर्व का मैनचेस्टर जापान को कहा जाता है, ठीक है। कोयंबटूर आपके तमिलनाडु में आता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन कब किया गया था? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक पार्टी का गठन किया गया, एक संगठन बनाया गया था, गदर पार्टी। सैन फ्रांसिस्को का नाम बहुत बार आता है, एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाती है कि बताइए गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी। आपको विकल्प दे देता है, न्यूयॉर्क में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, तो आप सैन फ्रांसिस्को को यहां पर टिक करेंगे। इसकी स्थापना 1913 में हुई थी।
ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जो मुख्य संस्थापक थे गदर पार्टी के, कई सारे लोगों ने मिलकर करी थी, लेकिन जो मुख्य व्यक्ति थे उनका नाम था लाला हरदयाल। किसके नेतृत्व में इस पार्टी का गठन किया गया था? लाला हरदयाल। हालांकि लाला हरदयाल इसके अध्यक्ष नहीं बने थे, इनके नेतृत्व में बनी थी। ठीक है, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना को बनाया गया था। इसके जो मंत्री थे, यानी जो आप कह सकते हैं महामंत्री हैं या जो सेक्रेटरी हैं, उनका नाम था लाला हरदयाल और यही मुख्य व्यक्ति हैं। ठीक है, इसी गदर पार्टी के द्वारा 1913 में 1 नवंबर 1913 से एक अखबार निकाला गया, गदर अखबार। इसको लेकर भी क्वेश्चन आता है कि गदर अखबार किस भाषा में छपता था और इसकी पहली पन्ने पर हमेशा क्या छपा होता था? जो इसका प्रत्येक अंक होता था उस पर ऊपर छपा रहता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। ये किस अखबार में छपता था? गदर अखबार, जिसे गदर पार्टी ने निकाला था। और उससे जुड़े व्यक्तियों को हमने देखा, अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना और प्रमुख व्यक्ति लाला हरदयाल। 1 नवंबर 1913 को इसकी शुरुआत होती है। जब गदर अखबार शुरू हुआ, यह अखबार आपके उर्दू में छपता था, लेकिन 1 महीने बाद 9 दिसंबर 1913 से यह अखबार गुरुमुखी लिपि में छपने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की यहां पर बात हो रही है। जो भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, उनकी बात हो रही है। सीएजी की बात करें, इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो, इनका कार्यकाल होता है। जो सीएजी होते हैं, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, इनको सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है पब्लिक पर्स का गार्जियन, संरक्षक किसको माना जाता है? सीएजी को माना जाता है। इनकी नियुक्ति का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 148 में है। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? देखिए, तालीकोटा का युद्ध, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तालीकोटा के युद्ध को बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसी युद्ध को राक्षसी तंगड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह युद्ध प्रसिद्ध क्यों है? तालीकोटा की लड़ाई क्यों पेपर में आती है? जो दक्षिण का एक प्रमुख साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य, इसके पतन का मुख्य कारण क्या था? यही युद्ध था, तालीकोटा का युद्ध। क्वेश्चन आता है विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के कारण हुआ? आप कहेंगे तालीकोटा का युद्ध। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य को इतना नुकसान हुआ, इतनी उसे क्षति पहुंची कि वो दोबारा जो उसका स्तर था वहां पर कभी भी नहीं पहुंच पाया और धीरे धीरे खत्म हो गया और वहां पर एक नए वंश आया, वोडेयार वंश। ठीक है, तो तालीकोटा का युद्ध काफी महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको कहा, यह युद्ध 1565 में लड़ा गया था। कुछ पेपर में डेट सहित पूछा गया है, तो डेट भी याद कर लीजिए। 23 जनवरी 1565 में लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध। यह युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? विजयनगर का पतन हो रहा है, तो एक तरफ था आपका विजयनगर। ठीक है, दूसरी तरफ जो थे, देखिए एक साम्राज्य था दक्षिण में, एक और जो विजयनगर साम्राज्य के समकालीन ही था, बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य आगे जाकर 5 स्वतंत्र राज्यों में टूटा। उन 5 स्वतंत्र राज्यों में से एक था बीजापुर, एक था आपका अहमदनगर, एक आपका गोलकुंडा और एक आपका बीदर, और 5वां जो था वो था बरार। तो बरार को छोड़कर जो बाकी के 4 राज्य थे जो बहमनी साम्राज्य से टूटे, इन सब ने एक संघ बनाया था विजयनगर के खिलाफ और इस युद्ध में विजयनगर को इन्होंने हराया था। ठीक है, क्वेश्चन आता है जो दक्षिण भारत के 5 राज्य थे जो बहमनी साम्राज्य से टूटे, उनमें से कौन विजयनगर के खिलाफ जो संघ बना उसमें शामिल नहीं था? बरार का नाम याद करेंगे। ठीक है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर इसमें शामिल थे। विजयनगर का नेतृत्व इस युद्ध में राम राय कर रहा था। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। और ये जो संघ बना था विजयनगर के खिलाफ, इसका नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में वायसराय कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने करी है? तो कर्जन के प्रशासन, कर्जन के काल की तुलना औरंगजेब के साथ किसने करी है? गोपाल कृष्ण गोखले ने करी है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को भारत भ्रमण की सलाह दी थी और गोपाल कृष्ण गोखले ही वो भारतीय नेता हैं जो दक्षिण अफ्रीका में जाकर महात्मा गांधी से मिले थे। ठीक है,
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? जब हमने ज्योग्राफी की डिटेल सीरीज में नदी तंत्रों को देखा, हमने दक्षिण भारत के नदी तंत्र को देखा। दक्षिण भारत में कौन कौन सी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और 2-3 प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं आपकी, एक है नर्मदा और एक आपकी ताप्ती, यानी ऑप्शन सी यहां पर सही विकल्प हो जाएगा। अब ये पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी ये नदियां अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ठीक है, ज्यादातर जो नदियां हैं भारत की वो सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, पूरब की तरफ बहती हैं। तो क्वेश्चन आता है पश्चिम की ओर बहने वाली बताइए, इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है? जबरन श्रम करवाना, किसी से जबरदस्ती काम करवाना, मनुष्यों की खरीद बिक्री पर रोक लगाना, यह कौन सा आर्टिकल है जो इन सबको प्रतिबंधित करता है? सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 23। देखिए, हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकारों में एक मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह सभी का मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में दिए गए हैं। ये 2 आर्टिकल आपके शोषण से संबंधित हैं, शोषण के विरोध से संबंधित हैं। आर्टिकल जो 23 है, ये मनुष्यों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाता है और जबरदस्ती श्रम करवाने से, जबरदस्ती काम करवाने से रोकता है। आर्टिकल 23, जैसा आपको क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल 24 जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को, बच्चों को कारखानों में या उनसे काम करवाने पर प्रतिबंध लगाता है। तो 24 14 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों के लिए और 23 मनुष्यों की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए और बलात् श्रम रोकने के लिए, यानी जबरन श्रम को रोकने के लिए है। ठीक है, दोनों आप याद करेंगे, कई बार पूछ लेता है कि सीधा बताइए शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से मौलिक अधिकार अनुच्छेद में है? आर्टिकल 23 और 24। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? आर्टिकल 63 में कि कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन से आर्टिकल में यह कहा गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा? यह बात आर्टिकल 64 में कही गई है। कौन सा आर्टिकल कहता है कि अगर राष्ट्रपति उपलब्ध ना हो, चाहे उनका निधन हो गया हो या उनका पद खाली हो या वो अपने कार्य करने में सक्षम ना हो, तो उनकी जगह पर उपराष्ट्रपति बतौर राष्ट्रपति काम करेंगे? ये कहता है आर्टिकल 65। ये पद का प्रावधान करता है। ये राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को फिट करता है, यानी कहेगा उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होंगे। और 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति होगा अगर राष्ट्रपति उपलब्ध ना हो। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है? आर्टिकल 66 में है। उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में किस में बताया गया है? 67 में बताया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत जो होती है, किस देश के संविधान से हमने इसे लिया है? हमने इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने 3 काफी महत्वपूर्ण चीजों को लिया है। पहला, प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। दूसरा, संवर्ती सूची, इसे भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और तीसरा, जो हमारी संयुक्त बैठक होती है उसे भी। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अनाईमुदी की ऊंचाई कितनी है? देखिए, दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की सबसे ऊंचा जो शिखर है, पर्वत चोटी है, उसका नाम है अनाईमुदी। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कुछ जगहों पर 2695 भी दिया है, कुछ जगहों पर 2696 भी दिया है। तो दोनों आपने याद कर लेने हैं, दोनों ही आपके बिल्कुल नजदीक नजदीक के नंबर्स हैं। अनाईमुदी चोटी की बात करते हैं, यहां आपके अन्नामलाई की पहाड़ियां, दक्षिण भारत में अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों की एक चोटी है जिसका नाम है अनाईमुदी, और यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। अनाईमुदी चोटी आपके केरल में आती है, इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 2640 के आसपास है। ठीक है, डोडा बेटा, जैसे अनाईमुदी जो है वो अन्नामलाई पहाड़ी पर है, डोडा बेटा आपके नीलगिरी की पहाड़ियों पर है, और नीलगिरी का ये सर्वोच्च शिखर है डोडा बेटा।
तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पूछेगा तो अनाई और नीलगिरी का सर्वोच्च पूछेगा तो डोडा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? देखिए, श्वेत विद्रोह क्या था, किसके काल में हुआ और क्यों हुआ? श्वेत विद्रोह हुआ था रिपन के काल में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। रिपन के द्वारा 1883 में एक बिल लाया गया था जिसे हम इल्बर्ट बिल के नाम से जानते हैं। इस बिल में यह प्रावधान किया गया कि जो अंग्रेज है उनके विरुद्ध इंडियन जजेस भी सुनवाई कर सकते हैं, और इसी का काफी ज्यादा विरोध हुआ। अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, इसीलिए इसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। बाद में रिपन को यह बिल वापस लेना पड़ा। तो इल्बर्ट बिल कौन लाया था? रिपन लाया था। किससे संबंधित था? अंग्रेजों के मामले में सुनवाई भारतीय जज भी कर सकते हैं, यह बिल में कहा गया था, और अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, इसीलिए इसे श्वेत विद्रोह कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिपन का जो टाइम पीरियड था, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसको लेकर पूछे जाते हैं। रिपन के ही काल में 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन लेकर आया था 1878 में। इस एक्ट को खत्म किया था रिपन ने 1882 में। इसके अलावा रिपन के काल में ही भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत होती है। 1882 में इसने कानून बनाया था स्वशासन से संबंधित, और उसी के आधार पे अलग अलग प्रांतों में स्थानीय स्वशासन से जुड़े कानून वहां पर बने थे। ठीक है, इसके अलावा रिपन ने एक आयोग बनाया था जिसका नाम था हंटर आयोग। क्वेश्चन आता है, रिपन द्वारा गठित हंटर आयोग किससे संबंधित था? हंटर आयोग आपके शैक्षणिक सुधारों से संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था ये वाला आयोग। ठीक है, एक और चीज आप जानते हैं, भारत में जो पहली जनगणना हुई वो 1872 में हुई थी। मेयो उस समय वायसराय था, उसने करवाई थी। भारत में जो नियमित जनगणना की शुरुआत होती है वो 1881 से होती है, वो भी रिपन के काल में। रिपन का काल 1880 से लेकर 1884 था। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर नोट कर लीजिए, ज्यादातर बुक्स में आपको ये पॉइंट नहीं मिलते हैं। जो पहली जनगणना हुई हमारी नियमित जनगणना 1881, इसमें कौन शामिल नहीं हुए थे? इसमें आपकी हैदराबाद जो रियासत थी वो शामिल नहीं हुई थी जनगणना में। इसके अलावा जो राजपूत थे वो भी इसमें शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, रिपन के द्वारा कई सारे यहां पर ऐसे कार्य किए गए जो भारतीयों के लिए अच्छे थे, इसीलिए जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उन्होंने रिपन को भारत के उद्धारक की संख्या यहां पर दी है। क्वेश्चन आता है किसे कहा जाता है, किसने कहा था, ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, सतपुड़ा की पहाड़ियों की बात करते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियां या सतपुड़ा रेंज आपके मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। ठीक है, ज्यादातर आपके मध्य प्रदेश में आती हैं, और सतपुड़ा पहाड़ियों में सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपकी धूपगढ़ी है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरु शिखर किसकी सर्वोच्च चोटी है? अरावली पहाड़ियों की। इसके अलावा अमरकंटक किसकी है? यह मैकॉल पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी है। और महेंद्रगिरी क्या है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो तटीय इलाका है वहां पर स्थित है महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। नेक्स्ट है, अलार कलाम किस दर्शन से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम था अलार कलाम। क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध ने अलार कलाम से किस दर्शन की शिक्षा प्राप्त करी थी? तो आपको पता होना चाहिए ये किस दर्शन से संबंधित थे। अलार कलाम सांख्य दर्शन से संबंधित थे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने इनसे सांख्य दर्शन की ही शिक्षा ली थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये उस समय सांख्य दर्शन के एक प्रसिद्ध आचार्य थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पत्रिका किसी क्रांतिकारी संगठन से संबंधित नहीं है? 4 पत्रिकाएं दी गई हैं। यूकेपीएससी ने इस क्वेश्चन को आपसे पूछा था किसी एग्जाम के अंदर। कौन सी पत्रिका है जो किसी भी क्रांतिकारी से नहीं जुड़ी है, क्रांतिकारी गतिविधियों से, क्रांतिकारी संगठन से नहीं जुड़ी है? सही आंसर है प्रबुद्ध भारत पत्रिका। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्रबुद्ध भारत पत्रिका की बात करते हैं। इसकी शुरुआत 1896 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा करी गई, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसे मूल रूप में प्रसारित करना, उसका प्रचार करना। ठीक है, तो यह अध्यात्म से जुड़ी हुई थी, क्रांतिकारी से जुड़ी हुई पत्रिका नहीं थी। एक और क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसके द्वारा शुरू करी गई? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, युगांतर पत्रिका की बात करें, इसकी शुरुआत 1906 में होती है। बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा इसे शुरू किया जाता है, और कोलकाता में जो एक क्रांतिकारी संगठन बनाया गया था, अनुशीलन समिति,
उस अनुशीलन समिति का मुख्य पत्र था युगांतर। ठीक है। संध्या पत्रिका की बात करें तो बंगाल विभाजन के दौरान इस पत्रिका की शुरुआत करी गई थी स्वदेशी आंदोलन को चलाने के लिए। तो ये भी आपकी एक क्रांतिकारी पत्रिका थी। और गदर पत्रिका के बारे में, गदर पत्र के बारे में, गदर समाचार के बारे में हमने ऊपर जाना, ये भी आपके क्रांतिकारी से जुड़ी हुई थी। ठीक है। फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ था? 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था और नौसेना विद्रोह आपके बंबई में हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बंबई में जो एक नौसैनिक जहाज था उस समय, जिसका नाम था HMIS तलवार। ठीक है। इस जहाज के नौसैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। 18 फरवरी से लेकर 25 फरवरी 1946 तक यह विद्रोह चला। इसका कारण क्या था? इसका कारण था भेदभाव और खराब भोजन। यानी जो अंग्रेज और जो भारतीय सैनिक थे, नौसैनिक थे, उनके बीच जो भेदभाव किया जा रहा था और खराब भोजन, ये इनका कारण था इस विद्रोह का। क्वेश्चन आता है कौन से जहाज इससे संबंधित है, कहां पर यह विद्रोह हुआ था और कब हुआ था। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करेंगे, नौसेना विद्रोह को किसके द्वारा शांत कराया गया था? किसने इस विद्रोह को शांत किया था? तो इसको शांत किया था सरदार पटेल ने। इसको भी आपने ध्यान रखना है, ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों गए थे विद्रोह को शांत कराने और इस विद्रोह को इन्होंने शांत कराया था। ज्यादातर आपको सरदार पटेल ही विकल्प में दिया जाएगा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 करी गई थी? वर्तमान में लोकसभा की सदस्य की संख्या अगर हम बात करते हैं, 545 के लिए चुनाव होते हैं, जिनमें से 2 आंग्ल भारतीय हैं तो उनको हटा दिए क्योंकि अब उसे खत्म कर दिया गया है। 543 सीटों पर चुनाव होते हैं। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा यह बढ़ाई गई थी सीटें? 31वें संशोधन के तहत। 31वां संशोधन 1973 में हुआ था, जिसके तहत लोकसभा की सीटें 545 करी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई थी? देखिए यहां पर आपको अलग अलग यहां पर सामाजिक आंदोलन, धार्मिक और विभिन्न आंदोलन यहां पर देखने को मिलेंगे। इनमें से किस समाज ने या किस आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में भी आवाज उठाई थी? सही आंसर हो जाएगा सत्य शोधक समाज। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। देखिए जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होती है। राजा राम मोहन राय इसकी स्थापना करते हैं। ब्रह्म समाज का उद्देश्य हिंदू समाज में जो कुरीतियां थी उनको समाप्त करना था। प्रार्थना समाज की बात करें, इसकी स्थापना 1867 में होती है और इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज का उद्देश्य प्रार्थना और सेवा के द्वारा ईश्वर की पूजा करना था। आर्य समाज की बात करें, इसकी स्थापना 1875 में होती है। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे और इसका उद्देश्य वैदिक धर्म को दोबारा शुद्ध रूप में स्थापित करना था। ठीक है। सत्यशोधक समाज की बात करें, इसकी स्थापना 1873 में होती है। महात्मा ज्योतिबा फूले इसकी स्थापना करते हैं और इसका उद्देश्य था दलित और निम्न जाति के लोगों का कल्याण करना। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में बने हुए हैं, आपसे इनके बारे में पूछ लेता है। इनके उद्देश्यों को भी याद करेंगे कि ये बने क्यों थे। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? देखिए गन्ना अनुसंधान संस्थान को लेकर या गन्ना संस्थान को लेकर 2 क्वेश्चन याद करेंगे। एक तो यही गन्ना अनुसंधान संस्थान भारतीय कहां है, और एक याद करेंगे राष्ट्रीय गन्ना संस्थान कहां है। देखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपके लखनऊ में है और राष्ट्रीय गन्ना संस्थान ये आपके कानपुर में है। दोनों को याद करेंगे, दोनों पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया। ना सिर्फ इनको कवर किया, चीजों को डिटेल में समझा, एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चले, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं और कहानी के तौर पर आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएं, क्योंकि हमने सारे फैक्ट्स को एक दूसरे से जोड़कर देखा ताकि आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।